हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल्पना जैन, बायोलॉजी एजुकेटर। मैं 21 साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। अभी तक जिन भी बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आज मैं आपको जीरो से स्टार्ट करवाऊंगी। मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको मेरी क्लास बिल्कुल ध्यान से सुननी है। उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। बच्चों, हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब इसको लाइफ प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर हम 4 चीजें पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट टॉपिक आएगा हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन। मैं आपको बच्चों एक बात बताना चाहती हूँ कि ये चारों प्रोसेसेस जो हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि खाना खाना जरूरी है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर से रिमूवल भी जरूरी है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की कि आखिर ये चैप्टर हमें कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो इसके अंदर सिर्फ आपको फूड खाना, केवल उसको खाना ही न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता, बल्कि फूड को खाना कैसे है, उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड। सेकेंड हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज एनर्जी। थर्ड वन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमने फूड ले लिया, फूड डाइजेस्ट हो गया, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन ले ली, अब उनको आखिर हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के हर पार्ट तक कौन पहुंचाता है? उसे पहुंचाने वाला जो सिस्टम है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फूड एक्सेट्रा। उसके बाद जो हमने खाया है उसे हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, या हमारी बॉडी की जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना। स्पेशली हम इसके अंदर पढ़ेंगे नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो ये चारों टॉपिक हम इसके अंदर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से फूड को लेते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे हमको एनर्जी मिलती है। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजिंग द मेथड। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर 2 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्लांट अपना फूड सेल्फ बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रीन प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं, पूरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम 4 टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लास्ट वन हम पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको एक एक को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी बात इससे बात करते हैं। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम ये कहेंगे वो सारे टाइप के न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड अदर्स से लेता है, यानी कि लेने वाला तो हमेशा लिविंग ही हुआ, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर 2 स्पेशल पॉइंट के ऊपर हम अटेंशन देंगे। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करता है उसे हम कहते हैं सेप्रोफिटिक
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसे आप कहते हो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअलिज्म। इसको आप कह सकते हो म्यूचुअलिज्म, टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। लास्ट हम पढ़ते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारा वाला न्यूट्रिशन है उसे हम कह सकते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे आप एनिमल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें आपको सबसे पहले दो वर्ड जो है ना बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, उन पे ध्यान देना है आपको। एक तो होता है ऑटोट्रोफिक और एक होता है ऑटोट्रॉफ। बच्चों ये दोनों चीजें जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। सबसे पहले इनको समझो कि ऑटोट्रॉफ ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। ये वर्ड आपका यूज किया गया है, ऑटोट्रॉफ वर्ड यूज किया गया है ऑर्गेनिज्म के लिए, जबकि ऑटोट्रोफिक दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये किसको बताता है, ये एक प्रोसेस को बताता है। तो सबसे पहले तो आप अपना ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए कि ऑटोट्रोफ क्या होता है और ऑटोट्रोफिक क्या होता है। ऑटोट्रोफ का मतलब था ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप प्लांट को ऑटोट्रोफ कह सकते हो, और प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको आप ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हो। सबसे पहले ये डाउट क्लियर करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता क्या है, प्लांट किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताती जा रही हूँ, अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो जब भी हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम याद करेंगे कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जब ये अपना फूड बना रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें चाहिए। तो उन्हें 4 चीजों की नीड होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे वाटर, थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे क्लोरोफिल, एंड द लास्ट वन इज सनलाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस के अंदर किस किस चीज की नीड होती है, तो आप आसानी से बताने चाहिए कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। अब ये तो हो गई उसकी बेसिक नीड्स। अब उसके बाद में जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब ये बन जाता है तो इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहां से आपके हिट होने चाहिए कि यहां से बनता है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ फोटो प्लस सिंथेसिस, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर सिंथेसिस का होना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। और जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है कि वो सिर्फ हमें फूड ही नहीं देते हैं, वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, तो वो आप देखिए कि जैसे हम एक सिंपल सा, ये हमने एक सिंपल सी लीफ बना ली। इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको आप कहते हो स्टोमेटा। अगर मैं बात करूं यहां पर सन की, तो सन से हमें मिल जाती है सनलाइट, और प्लांट जो होता है वो नीचे से यानी कि सॉइल से किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो हमने अभी जो बेसिक नीड्स की बात की थी कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की क्या होती है कि वो वाटर जो वो कहां से ले लेता है, सॉइल से ले लेता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो किससे ले लेता है, वो एयर से ले लेता है। सनलाइट हमें पता है कि सन से हमें सनलाइट मिल जाएगी, और लीव्स कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। तो
अगर हम इसको सिंपल कंसेप्ट के अंदर अगर हम समझेंगे तो हम एक लाइन सीधा सीधा इसके थ्रू बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का बनना, उसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आप इसको लर्न करोगे तो आपको लर्न करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल they make their own food. This process is known as the photosynthesis. अब सिर्फ आपको ये डिफाइन ही नहीं लिखनी है एग्जाम के अंदर, उसके साथ में आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, क्वेश्चन लिखा हुआ होता है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो आपको फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने के साथ ही उसकी क्या करनी होती है, इक्वेशन लिखनी होती है। मैं इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपके डिफाइन लिख देती हूं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे होता है। जिस लैंग्वेज में मैंने आपको बोल के बताया सेम वही चीज मैं इसके अंदर लिख रही हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर and with the help of chlorophyll they make their own food, this process is known as फोटोसिंथेसिस। अब इसी को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे कि 6CO2 प्लस 12H2O, यहां हम लिखेंगे सनलाइट, क्लोरोफिल, और इससे बन जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस 6H2O। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता है, उसके अंदर प्लांट क्या क्या लेते हैं, प्लांट उसके अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर एक वर्ड है कि व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल is a green pigment. Chlorophyll, it is the green pigment present in leaves. इतना मैं आपको बता चुकी हूं कि फोटोसिंथेसिस की बेसिक नीड्स क्या थी। वापस रिपीट करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया और क्लोरोफिल हो गया। अब हमें पता है वाटर कहां से मिलता है प्लांट को, सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, एयर से मिलती है, सनलाइट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सन से मिलती है, और लास्ट में क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्या होता है क्लोरोफिल, दिस इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर वो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाती कैसे है। तो ये हमें पता होता है कि स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स दे आर नोन एज द स्टोमेटा। तो मैं आपको स्टोमेटा के बारे में बताती हूँ कि स्टोमेटा क्या चीज होती है। देखो लीव्स के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, वो पोर्स टू किडनी शेप गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। इसको आप बोलोगे स्टोमेटल एपरेचर। ये होती है टू बीन शेप्ड गार्ड सेल। अब कोई भी सेल जो
होगी वो बिना न्यूक्लियस तो होगी ही नहीं, तो ये हो गई न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये हो गया इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स और होती है जिनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, इसको हम कहेंगे स्टोमेटा। ये होते हैं स्मॉल पोर्स जो कहां प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली लोअर साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज स्टोमेटा, स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स व्हिच इज सराउंडेड बाय टू, बीन शेप बोल सकते हो आप, किडनी शेप बोल सकते हो, किडनी शेप गार्ड सेल। इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो क्या होते हैं, बंडल होते हैं, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स होते हैं, उसमें से एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमने इसकी ये चीजें पढ़ ली कि लीव जो होती है, लीव्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, और लीव में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, किस तरीके से उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता है वो होता है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि हमने कह तो दिया कि फोटोसिंथेसिस में ये लेते हैं, लेकिन आखिर वो अपना काम कैसे करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, सबसे पहले लीफ क्या करेगी, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, अब इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन तो कर लिया सनलाइट का, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या करेगा, सबसे पहले जो वाटर था उसकी स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर जो होगा H2O, इसको ये ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन आयन प्लस हाफ O2 के अंदर, ये इसको ब्रेक कर देगा। अब वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, फिर नाइट में, ये सब तो होता है डे टाइम के अंदर, यानी कि लाइट रिएक्शन के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, सबसे पहले लीफ जो होगी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद में सेकंड नंबर पर वो क्या करेगी, वाटर जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसकी स्प्लिटिंग कर देगी। तो दो चीजें हो गई हमारी, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया। तीसरी चीज उन्होंने क्या ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी। तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे कि आखिर फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, वाटर स्प्लिट होगा, वाटर के दो टुकड़े हो जाएंगे, वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के अंदर सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद जो CO2 थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन निकली थी ये एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के अंदर तीन स्टेप होंगे। अब ये बनता तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्म में है, लेकिन ये स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। दो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके पास स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स। सेकंड क्वेश्चन बनता है स्टोर्ड फूड मटेरियल इन एनिमल्स। तो इनके डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए कि प्लांट में फूड जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, और सेकेंडली एनिमल्स में किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, उसमें क्या क्या चाहिए, उसमें चाहिए सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, किसके थ्रू, ये जो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन और गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा स्टोमेटा जो होते हैं वो दो काम और करते हैं। स्टोमेटा क्या क्या करता है, स्टोमेटा के दो काम होते हैं, एक तो ये करता है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज,
प्लांट के अंदर CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और सेकंड ये करता है रेगुलेट रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वाटर के लॉस होने को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये क्या करता है कि वाटर जब इसके अंदर जाता है तब ये स्वेलअप हो जाता है और इसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, और जब ये फ्लैशेड ओपन कर देता है, सॉरी, और जब ये फ्लैशेड कंडीशन के अंदर आता है तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इस तरीके से स्टोमेटा जो होता है प्लांट लीफ की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है। इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है, जो किसके अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। अब हम अपना जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स, यानी किसी भी अन्य से वो अपना फूड लेता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 4 पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन हम कहेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और लास्ट वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां से आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सही हो सकता है। सबसे पहले एग्जाम के अंदर इन दोनों का कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो, लेने वाला जो होगा वो तो हमेशा ऑर्गेनिज्म ही होगा, जो लेने वाला है वो लिविंग ही है, यानी कि आप लेने वाले के ऊपर फोकस करने की बजाय वो क्या लेता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, फूड कौन लेगा, ऑर्गेनिज्म लेगा। कहां से लेगा, इफ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड मैटर से ऑब्टेन करता है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको तो ऑर्गेनिज्म को तो हम कहेंगे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स। और इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको हम कहेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वंस अगेन, कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है उस ऑर्गेनिज्म को तो आप कहते हो सेप्रोफाइट। जबकि जैसे आप फंगस बोल सकते हो, फंगस बोल सकते हो, ईस्ट बोल सकते हो, ये अपना जो फूड होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करता है, मोल्ड बोल सकते हो। जबकि पैरासिटिक जो होगा ये अपना फूड लेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसको आप क्या कहोगे, होस्ट, देने वाला, जो उसको फूड दे रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, इसके अंदर लीच ले सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर ले सकते हो कुस्कुट्टा ले सकते हो, ये प्लांट हो जाएगा जिसको नॉर्मली बोलते हैं अमरबेल। आप लाइस बोल सकते हो। इस तरीके से आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता सकते हो कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपना फूड कहां से लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। जबकि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को तो हम बोलेंगे पैरासाइट, इस वर्ड को बिल्कुल क्लियर रखना, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म, इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहा है, इसका मतलब उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हुआ, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन अगर वो अपना फूड दूसरे लिविंग मैटर से ऑब्टेन कर रहा है, जैसे हमारे सिर में जो जू होती है वो क्या करती है, हम भी लिविंग, जू भी लिविंग, तो उसने किससे फूड ऑब्टेन किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो आप उसको कहोगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन दोनों का डिफरेंस आप आसानी से कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहा है तो आप उसे कहोगे सेप्रोफाइट, और अगर वो अपना फूड लिविंग मैटर से ले रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, पैरासाइट। एग्जांपल आप दे सकते हो, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, फंगस हो सकती है, मोल्ड हो सकती है। पैरासाइट का आप एग्जांपल दे सकते हो, लाइस, कुस्कुट्टा, लीच, ये सब जो होते हैं अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब इसके अंदर थर्ड वन आता है हमारा
सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास लाइकेन। अब जो लाइकेन होता है किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, एल्गी प्लस फंगस। अब यहाँ पर देखिए एल्गी जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, और ये फंगस जो होता है ये क्या करता है कि वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करके ये देता है एल्गी को, एल्गी फूड बना करके देती है फंगस को। वंस अगेन कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं, एल्गी और फंगस, एक तो करता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये वाटर को एब्सॉर्ब करके किसको दे देगा, एल्गी को दे देगा, एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लाइकेन। दैट मींस this type of nutrition in which both organism living together and both are beneficial for each other, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सारे इंपॉर्टेंट थे लेकिन हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, होलोजोइक पढ़ना है। तो मैं आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, इसे हम एनिमल टाइप का न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेनली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको आप कहते हो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये सिंपल तरीके से नहीं होता है, ये 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है विच इंक्लूड 5 स्टेप्स। कौन कौन से, इस 5 स्टेप्स के हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। वापस रिपीट करती हूं मैं कि वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर ये 5 स्टेप फॉलो होते हैं, दीज ऑल स्टेप्स विल बी फॉलोड। ये 5 स्टेप जिसके अंदर फॉलो होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब इसमें होता क्या है, हमने कहा कि हम बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, फूड खाना न्यूट्रिशन नहीं। फूड को खाने को हम न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे, केवल खाने से कुछ नहीं होता है, उसका यूज होना, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को आप अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड यानी कि बॉडी के अंदर फूड का जाना। उसके बाद जो आपने फूड लिया वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होता है। तो हमारी बॉडी की जो सिस्टम होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन अमीबा के अंदर उसका साइटोप्लाज्म ही सारे काम कर लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि डाइजेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simpler one। अगर कॉम्प्लेक्स फूड को, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज होना, उसे बोलते हैं हम डाइजेशन। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, पहले एब्जॉर्ब किया जाता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है, यूटिलाइजेशन, उसको यूज किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ऑक्सीजन पहुंच गई, लेकिन वो किसका ऑक्सीडेशन करेगी, फूड का ऑक्सीडेशन करेगी। तो वो फूड कहां से पहुंचाया जाएगा, ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ था उसे एब्सॉर्ब करके बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। फिर ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है, जिसे आप क्या कहोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड एंड गिविंग एनर्जी टू अस। उसके बाद जो वेस्ट बचता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे इजेशन। तो वंस अगेन आई रिपीट कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसमें क्या होता है, इंजेशन में फूड को अंदर लेना, बॉडी के अंदर फूड का जाना, उसको हम बोलेंगे इंजेशन। फिर जिस भी फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में फूड जाता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी के अंदर सेवरल एंजाइम्स होते हैं जो
क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फूड, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उन्हें सारी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, फिर उसे आप कहोगे एब्जॉर्प्शन। फिर हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचने के बाद में उसका क्या होता है, यूज होता है, उसे आप कहोगे एसिमिलेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिकल का मतलब होता है हमारी बॉडी में कुछ चीजों का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ चीजें उसके अंदर ब्रेक डाउन होती है, तो उन सब के अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस वेस्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकलने को, यहाँ पर जो हम बात करते हैं इजेशन, पर्टिकुलर इसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, तो यहाँ से हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो इजेशन में होता है। बाकी यूरिन वाला हम एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ेंगे, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ, तो अभी हम पढ़ रहे थे इसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। इसमें हम दो तरह के एनिमल्स पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसका हम एग्जांपल लेंगे अमीबा, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर ह्यूमन बीइंग। अमीबा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैरामीशियम पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग को डिटेल में जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो अभी मैंने आपको बताए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इन सबको इन सारे के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं अमीबा, कि अमीबा जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे हम अमीबा को। अमीबा क्या होता है? अमीबा ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ये जो बना हुआ होता है केवल और केवल एक सेल का बना हुआ होता है। अब देखो जितने ये पांचों स्टेप जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सारा काम एलिमेंट्री कैनाल करती है, हमारी बॉडी की सेल्स करती है, वो सारा काम अमीबा के अंदर केवल एक ही सेल करती है। पांचों के पांचों प्रोसेस इसमें होते हैं। सेकंड चीज, ये कैसा होता है? ये इररेगुलर शेप का होता है, इररेगुलर इन शेप। तो पहली चीज तो कि अमीबा कैसा होता है? अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका शेप कैसा होता है? ये इररेगुलर शेप का होता है। अब इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये डाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करता है। देखो अमीबा का मैंने जैसा कहा कि इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, ये हमने बना दिया अमीबा। अब इस अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। आप एग्जाम में इस तरीका कोई भी अमीबा बना सकते हैं, बस न्यूक्लियस बनाना है, साइटोप्लाज्म बनाना है। अब सपोज कि इसके पास कोई फूड आया, ये यहाँ पर एक फूड आ गया, अब इसको हम कहेंगे ये तो हो गया आपका अमीबा। एक बार आप इसकी लेबलिंग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो गया इसमें साइटोप्लाज्म और ये फूड। जब इसके पास फूड आया, जैसे ही इसके पास कोई फूड आता है, इसके अंदर क्या होता है? एक आउटग्रोथ बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप बोलते हो स्यूडोपोडिया। इस तरीके से इसके अंदर ये फूड आ गया, यहाँ पर ये हो गया अमीबा। अब ये फूड को क्या करता है? अंदर ले लेता है। इसको फूड को अंदर लेना, जैसे अभी मैंने कहा था इनटेक ऑफ फूड, तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस हो गया? यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया इंजेशन का। जब ये फूड ले लेता है, सबसे पहले अमीबा के पास क्या आया? फूड आया। जैसे ही इसके पास फूड आता है, ये क्या करता है? स्यूडोपोडिया बनाता है। तो इसको आप क्या कहोगे? स्यूडोपोडिया बना करके ये फूड को अंदर ले लेता है। फूड के अंदर लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। जब फूड अंदर चला जाता है तो ये क्या करता है? फूड के अंदर की तरफ एक वैक्यूल बनाता है। देखो ये तो है न्यूक्लियस, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ये तो है न्यूक्लियस और ये बन गई यहाँ पर फूड वैक्यूल। अब ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? इस फूड वैक्यूल में जिसके अंदर फूड होता है, इसके ऊपर ये रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर ये एक्शन करते हैं और ये क्या करते हैं? इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। जब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है? इसके अंदर ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको ये पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं और लास्ट में इसके अंदर जो वेस्ट बचता है वो वापस कहाँ आ जाता है? इसके पास आकर के ये बॉडी के थ्रो कर दिया जाता है। तो वापस आप इसको देखो कि सबसे पहले जैसे ही फूड अमीबा के पास आता है, ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं स्यूडोपोडिया। इनको हम कहेंगे स्यूडोपोडिया।
शूडोपोडिया को हम बोलते हैं फॉल्स फीट, यानी कि जब जरूरत होती है तो बन जाते हैं, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये मूव करता है। तो जैसे इसके पास फूड आता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है और ये क्या बनाते हैं, शूडोपोडिया बनाते हैं। शूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करेंगे, अपने फूड को अंदर इनगल्फ कर लेंगे, जिसे आप कहते हो इंजेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो ये अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, यानी कि फूड जो होगा किसके अंदर होगा, फूड वैक्यूल के अंदर होगा। इसके अंदर जितने भी एंजाइम है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्शन करके क्या कर देंगे, यहाँ पर डाइजेशन वाला प्रोसेस कर देंगे। फिर आफ्टर डाइजेशन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन के अलावा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एसिमिलेशन भी होगा, यानी कि इसकी ग्रोथ के लिए वो यूज हो जाएगा। दोनों काम इसके साइटोप्लाज्म ही करेंगे। लास्ट में इसके पास जो वेस्ट बचता है वो वापस मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा और मेम्ब्रेन के थ्रू ये थ्रो कर दिया जाएगा, जिसे आप कहोगे इजेशन। अब आप देखो इसके अंदर कि छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो केवल यूनिसेलुलर है, उसने वो सारे प्रोसेस जो हमने पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारे के सारे परफॉर्म कर दिए। तो ये हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है आपके पैरामीशियम। ये है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम में क्या है, इस तरीके का होता है ये, इसके अंदर ये सीलिया होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम, जिसको आप इसका माउथ बोल सकते हो। इसके थ्रू क्या होगा, जैसे ही फूड आएगा इसके अंदर फूड चला जाएगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर बकल कैविटी बनी हुई होगी, उसके बाद में ये फूड जो होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करेगा, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ये घूमेगा। लास्ट में ये यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोपाइज। यहां से ये बाहर निकल जाएगा, वेस्ट जो होगा यहां से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से पैरामीशियम के अंदर जो होगा फूड का डाइजेशन होगा, साइटोस्टोम के थ्रू अंदर जाएगा, यहाँ पर इसकी छोटी सी बकल कैविटी होती है, फिर उसके बाद में इसके अंदर ये इस तरीके से रोटेशन होगा। एक चीज आप ध्यान रखना कि इसके अंदर जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके अंदर ये सीलिया जो होते हैं इसकी हेल्प करते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन। अब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है हमारे न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो न्यूट्रिशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है। तो हम इसको एक बार पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप एक सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक जाती है, जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। तो अब आपको मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ उनको आप साथ में देखते जाना, उसमें एक एक वर्ड जो मैं पहले बना रही हूँ एक एक, और आपको नोट्स इसी फॉर्म के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बायोलॉजी बाय KJM। ठीक है, अभी आप इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए, ताकि एक बार नोट्स को देखते ही आपको सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ। आप चाहो तो बकल कैविटी को अलग से पढ़ना, नहीं भी पढ़ो तो माउथ और बकल कैविटी आप साथ साथ पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाएगा माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद में आप कह सकते हो ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम कह सकते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद आएगा स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। वापस रिपीट करती हूं मैं, माउथ, माउथ को आप बकल कैविटी इंक्लूड कर सकते हो 10th लेवल पर। बकल कैविटी मतलब माउथ के अंदर का पोर्शन जो होता है जिसमें हमारे टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड सब होती है, वो बकल कैविटी में हम चाहे तो उसको माउथ के साथ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसमें आ जाएगा हमारे ईसोफेगस जो हमारी होती है फूड पाइप,
अब ये इसोफेगस क्या करती है, फूड को कहां पहुंचाती है, हमारे स्टमक में जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसके बाद फूड जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो मैं इसको आपको एक एक चीज को बता देती हूँ। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैं डायरेक्ट याद करवा रही हूँ आपको, कि सबसे पहले अगर ये पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो देखो जैसे ही फूड हमने अंदर डाला, हमारे टीथ जो होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे जो टीथ होते हैं वो चर्निंग ग्राइंडिंग सबका काम करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो भी हमने फूड खाया सबसे पहले ब्रेकडाउन होना उसका कहां पर शुरू होता है, माउथ में होता है। तो आप ये कह सकते हो कि डाइजेशन जो होता है वो कहां स्टार्ट होता है, डाइजेशन होता है स्टार्ट्स, कहां स्टार्ट होता है, माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में सब जगह डाइजेशन होता है, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद डाइजेशन कहां जाकर के कंप्लीट हो जाता है, वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। या आप कह सकते हो डाइजेशन कंप्लीट्स। तो दो क्वेश्चन अगर आपसे यहां से पूछा जाता है कि डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है, वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स, तो आपका आंसर होगा माउथ। ये पूछा जाए कि डाइजेशन पूरी तरह से कहां कंप्लीट हो जाता है, तो वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद में माइक्रोविला इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देगी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ये दो क्वेश्चन तो यहां से बन के आते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्टेड को तो हमने ब्लड में भेज दिया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर जो वाटर होता है, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड फेज में हो जाता है। अब वो जो सेमी सॉलिड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं फेसेस, वो किसके अंदर स्टोर हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में, यानी कि स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। और लास्ट में हमारी बॉडी यानी कि एनस के थ्रू ये क्या कर दिया जाता है, थ्रो अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब सुनना वापस इसमें कि माउथ के अंदर क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, कैसे होता है अभी हम करेंगे। उसके बाद में डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। फिर उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचता है वो रेक्टम के आकर के स्टोर हो जाता है। फाइनली एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब इसके अंदर हम चीजें पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स कि हमें इनमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो देखिए आप एक बार। अगर हम बात करें माउथ की, माउथ के अंदर यानी कि बकल कैविटी के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है टीथ, एक पढ़ना है हमें टंग, और एक हमें पढ़ना है सैलिवरी ग्लैंड। ये तीन चीजें तो हमें किसमें पढ़नी है, माउथ यानी कि बकल कैविटी में पढ़नी है। उसके बाद में इसोफेगस, इसोफेगस क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फूड को माउथ बकल कैविटी से कहां ट्रांसफर करता है, स्टमक के अंदर ट्रांसफर करता है। इसके अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। उसके बाद स्टोमक में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। स्टोमक में हम पढ़ेंगे एक तो HCl, एक हम पढ़ेंगे पेप्सिनोजन, और एक हम पढ़ेंगे म्यूकस। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में हम तीन तरह के जूस पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बाइल जूस, एक हम पढ़ेंगे पैनक्रिएटिक जूस, एक हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस। उसके अलावा इसके तीनों पार्ट पढ़ेंगे हम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और एनस। तो यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी हमको डिटेल में पढ़नी है। तो 2 मिनट रोकना। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में कहां से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। माउथ से शुरू करके कहां तक जाती है, एनस तक जाती है। यानी कि फूड सबसे पहले जाएगा हमारा माउथ में, माउथ के बाद में ये जो इंटरनल ओपनिंग है जिसे आप बोलते हो बकल कैविटी, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर होते हैं टीथ,
टंग, सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं इसोफेगस, जिसका काम फूड को माउथ से कहां तक पहुंचाना होता है, स्टमक तक पहुंचाना होता है। स्टमक के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एचसीएल पढ़ेंगे, पेप्सिनोजन पढ़ेंगे और म्यूकस पढ़ेंगे। देन यहां से जो डाइजेशन होता है उसके बाद फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और इसमें तीन तरह के जूस सीक्रेट होते हैं, बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे, विलाई पढ़ेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर रेक्टम और एनस, इसमें कोई खास चीज नहीं है कि रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में कौन सा प्रोसेस होता है, इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। जो हमने सबसे पहले बोला कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप होते हैं, उसमें से पहला स्टेप कौन सा होता है, इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ द फूड। तो ये हमें पता है कि हमारा फूड जो होता है कहां से अंदर जाता है, माउथ के थ्रू जाता है। अब अंदर वाला ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। इस बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, तीन चीजें होती है। बकल कैविटी, इस बकल कैविटी में आप तीन चीजों को पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ोगे टीथ, दूसरा आप पढ़ोगे टंग और तीसरा आप पढ़ोगे सलाइवरी ग्लैंड। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब समझो कि ये क्या करते हैं। टीथ आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही सीधा जैसे हमारे इंसीजर्स जो होते हैं वो बाइट करते हैं, कैनाइन्स जो होते हैं टीयरिंग करते हैं, उसके बाद में प्री मोलर और मोलर, यानी कि टीथ जो होते हैं एक्चुअली 4 टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंसीजर्स क्या करता है, बाइटिंग करता है। कैनाइन्स क्या करते हैं, टीयरिंग करते हैं। प्री मोलर और मोलर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये सारा काम करते हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहां से सलाइवा रिलीज होता है, आपने सबने देखा है, जिसको आप लार बोलते हो। सलाइवा रिलीज होता है, इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हो सलाइवरी एमाइलेज। इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इस एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। अब इसका क्या काम होता है एमाइलेज का, जो हमने खाया फूड यानी कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स खाए उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि एमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। अब रही बात है टंग की, ये क्या करता है कि जो फूड हमने खाया जिसको टीथ ने क्या किया, कट किया, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज किया, ये दोनों को मिक्सिंग यानी कि फूड की मिक्सिंग सलाइवा के साथ करने का काम कौन करता है, टंग करता है। हमारी बॉडी, हमारे माउथ के अंदर जो फूड का रोटेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करता है। इसको हम बोलते हैं स्वॉल्विंग द फूड। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्वॉल्विंग द फूड। इस तरीके से हमने देखा कि बकल कैविटी के अंदर यानी कि माउथ क्या करता है, इंजेक्शन का काम करता है। उसके बाद फूड कहां पहुंच जाता है, बकल कैविटी के अंदर पहुंच जाता है। बकल कैविटी में 3 ऑर्गन्स होते हैं, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। टीथ क्या करता है, ग्राइंडिंग और चर्निंग का काम करता है, जो भी फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक करने का काम करता है। उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है सलाइवा, उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे आप बोलते हो सलाइवरी एंजाइम। इसी का दूसरा नाम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है टाइलिन। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर के अंदर चेंज करने का काम करता है। या हम ये कह सकते हैं ये किसके अंदर बदलता है, इसको फूड को माइटोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, माइटोज में बदल देता है। और टंग क्या करती है, ये जो फूड जिसको टीथ ने चर्न किया उसको सलाइवे के साथ मिक्स करके उसे सॉफ्ट करने का काम करती है। और वो जो फूड जो आगे पास होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। जो आफ्टर मतलब बकल कैविटी में जितना भी काम होता है उसके बाद जो फूड आगे स्लिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। यानी कि ये डाइजेशन के बाद, माउथ के अंदर जो डाइजेशन हुआ उसके बाद फूड की जो फॉर्म हुई उस फॉर्म को हम बोलते हैं बोलस। अब यहाँ से फूड जाएगा हमारा फूड पाइप के अंदर जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप क्या बोलते हो, फूड पाइप बोलते हो। अब ये फूड पाइप क्या करती है, फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसका नाम होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट।
ये सोचेंगे कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है। देखो ये सिर्फ एक पाइप है जो माउथ से कहां ले जा रही है, फूड को स्टमक के पास लेकर के जा रही है। तो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को आप क्या बोलते हो, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वेयर इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट अकर्स, तो आपका आंसर होगा इसोफेगस या फूड पाइप। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन, किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन, नो एंजाइम, यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। इसका काम सिर्फ फूड को माउथ से स्टमक तक पास करने का होता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। उसके बाद में फूड कहां आ जाएगा, फूड आ जाएगा आपका स्टमक में। अब देखो स्टमक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होंगे। पहले तो ये देखो कि स्टमक होता क्या है। सबसे पहले ये होता है जे शेप्ड, कैसा होता है इसका शेप, जे जैसा होता है। उसके बाद में कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टमक कैसा होता है, इट इज ए जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जैसे कि तभी तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो ये फूल जाता है, वापस जैसे ही खाना डाइजेस्ट हुआ ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। ये इसकी इस एक्टिविटी की वजह से होता है। तो हम ये कहेंगे कि स्टमक कैसा होता है, ये एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो होता है HCl, एक होता है इसके अंदर पेप्सिनोजन और एक इसके अंदर होता है म्यूकस। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले जैसे नाम है HCl, सबको पता है केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्योंकि ये एसिड है तो इसका काम ही क्या होगा, एसिडिक करना। यानी कि जो फूड हमारा माउथ से निकल करके कहाँ आया था, स्टमक के अंदर आया था। जैसे ही HCl उसके अंदर मिक्स होता है तो HCl कैसे नेचर का होता है, एक एग्रेसिव है। तो ये हम इसको ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या करता है, किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेकेंडली ये क्या करता है, मेक्स द मीडियम एसिडिक, फूड का मीडियम कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता। सबसे जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम करता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। वंस अगेन कि HCl क्या करता है, सबसे पहले जो भी फूड हम खा रहे हैं अगर उसके साथ में माइक्रो बैक्टीरिया अगर चले जाते हैं तो HCl क्या करता है, उनको मार देता है। जैसे हम बाहर से कोई भी फास्ट फूड, कोई भी फजी फूड, गोलगप्पे कुछ भी खाते हैं, उसके साथ में हमारे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। क्योंकि ये एसिड है, इसका नेचर ही एसिडिक है, तो जो फूड हमारे पास पहुंचा, स्टमक के पास पहुंचा, उसको ये कैसा बना देता है, एसिडिक नेचर का बना देता है। उसके बाद ये जो पेप्सिनोजन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, इसे किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तब पेप्सिन अपना आगे काम कर पाता है। पेप्सिन का काम होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। तो जब HCl इन पे रिएक्ट करता है तभी ये पेप्सिनोजन जो होता है पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये पेप्सिन जो होता है ये क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये HCl नहीं होगा तो ये पेप्सिनोजन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या करता है, सबसे पहले बैक्टीरिया को किल करता है, मेक्स द मीडियम एसिडिक, यानी कि फूड को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। अब जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि HCl है, एसिडिक नेचर का, एसिड तो खतरनाक होता ही होता है। तो अब हमारे स्टमक को भी तो एसिड से बचाना पड़ेगा, तो उसे बचाने का काम करता है म्यूकस। ये एक ऐसा सीक्रेशन होता है जो स्टमक के अंदर होता है। ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक बाय द एक्शन ऑफ
बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो इस तरीके से म्यूकस क्या करता है HCl के एक्शन से। तो HCl अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अगर HCl का सीक्रेशन ज्यादा हो, अगर हम फजी फूड ज्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर एक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्सर एक डिजीज है, जिस तरह के हमारे माउथ के अंदर छाले हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे स्टोमक के अंदर भी क्या होता है, इस एसिड की वजह से, अगर एसिड का सीक्रेशन ज्यादा हो तो अल्सर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे पेप्टिक अल्सर। तो इस तरीके से हमारा जो ये स्टोमक होता है फंक्शन करता है। ये क्या करता है, HCl पेप्सिनोजन और म्यूकस को रिलीज करता है। HCl बैक्टीरिया को किल करते हैं, मीडियम एसिडिक बनाते हैं, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो ये काम हमारा स्टोमक करता है। उसके बाद जो ये फूड डाइजेस्ट हो गया, सेमी डाइजेस्टेड फूड, इसे कहां भेज दिया जाएगा, इसे स्टोमक भेज देगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो काम करेगा, वो काम कौन करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। इसीलिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी नहीं है, उसका जो डायमेंशन होता है वो बड़ा होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लेंथ में ज्यादा होती है। लेंथ में ज्यादा होने की वजह है कि फूड यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रहता है। सेकंड चीज, इसके अंदर अलग अलग जूसेस जैसे बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये सब सीक्रेट होते हैं और जितना भी फूड अब तक पहुंचा है उन सबका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब क्योंकि अगर हम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स की बात करें तो सबसे लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवोर्स में होती है, क्योंकि वो अनकुक्ड फूड खाते हैं। जबकि कार्निवोर्स जो होती है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं जो स्टार्च की फॉर्म में होता है, उन्हें डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो उसे आप कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब इसके अंदर 3 तरह के जूस। सबसे पहले क्या होता है कि बाइल जूस। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइल जूस की, ठीक है। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है। अब लीवर बाइल जूस सीक्रेट तो कर देता है, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे स्टोमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता है। सीक्रेशन के बाद में ये गॉल ब्लैडर के अंदर उसको स्टोर करता है। फिर जैसे हमारे फूड के डाइजेशन को नीड होती है, ये बाइल जूस वहां पर पहुंचता है और ये क्या करता है कि उसको डाइजेस्ट करता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस जो होता है फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फैट को ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स बोल सकते हो, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बोल सकते हो, या इसको आप सिंपली शब्दों में बोलो तो आप ये बोल सकते हो कि ये फैट को क्या कर देता है, तोड़ देता है। फैट वैसे भी जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड होता है, तो ये बाइल जूस का काम होता है फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इस तरीके से ये क्या करता है, बाइल जूस जिसका सीक्रेशन कौन करता है, लीवर करता है, और इस तरीके से ये इसको तोड़ देता है। इसके बाद में हम 2 जूस और पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे पेनक्रिएटिक जूस। अब इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर भी वो तीनों काम होते हैं जिसको आप, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर आ जाएगा आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पहली चीज, पेनक्रिएटिक जूस जो होता है वो किससे रिलीज होता है, ये पेनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। इसके अंदर 3 तरह के जूस होते हैं। एक तो होता है आपके पास ट्रिप्सिन, दूसरा हो जाएगा पेनक्रिएटिक एमाइलेज, और तीसरा हो जाएगा लाइपेज। ये 3 जो होंगे पेनक्रिएटिक जूस के अंदर होंगे। एक तो हो जाएगा आपके ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि ये क्या कहना चाह रहा है कि हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की। मैंने कहा इसके अंदर 3 तरह के जूस होते हैं। एक तो होता है बाइल जूस, एक होता है पेनक्रिएटिक जूस, और तीसरा इसके अंदर होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो सबसे पहले हमने बाइल जूस की बात कर ली। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है
इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट कौन करता है? बाइल जूस करता है। बाइल जूस का सीक्रेशन कौन करता है? लीवर करता है। और बाइल जूस को देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं बाइल जूस में, एक तो सीक्रेशन, एक बनता है स्टोर, और एक हो गया इसका फंक्शन। तो इसका सीक्रेशन तो करेगा लीवर, लेकिन इसको स्टोर कौन करता है? इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। और तीसरा इसका काम क्या होता है? ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ये फैट को क्या करेगा? तोड़ देगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, जिसे आप कहोगे इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। उसके बाद में सेकंड नंबर पर पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करेगा, जिसमें तीन तरह के जूस होते हैं। एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज, और एक होता है लाइपेज। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको याद करना बता देती हूँ कि किस तरीके से इनके याद रखने हैं आपको। देखो, हमने पहले भी पढ़ा है एमाइलेज। कहाँ पढ़ा था? माउथ में पढ़ा था। किसको कर रहा था ब्रेक डाउन? ये कर रहा था हमारे कार्बोहाइड्रेट को। सेम काम यहाँ पर करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा माल्टोज में। वहां भी यही हुआ था, कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज किया था? माल्टोज में। अब जैसे कि यहाँ पर एल, जैसे फैट को क्या कहते हैं? लिपिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिपिड वर्ड लिख सकते हो, यहाँ पर आप फैट वर्ड लिख सकते हो। ये क्या करेगा? ये इसको और भी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर तोड़ देगा। ये इसके अंदर तोड़ देगा। फिर ये बचा हमारे पास ट्रिप्सिन। ये किसके ऊपर एक्शन करेगा? ये प्रोटीन के ऊपर एक्शन करेगा, और प्रोटीन को ये तोड़ देगा पेप्टाइड्स में। प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा? ये पेप्टाइड्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर देगा। पेप्टाइड्स बोल सकते हो, पेप्टोन्स बोल सकते हो। इस तरीके से ये जो तीनों, यानी कि वापस बोल रही हूं मैं, पेनक्रियाटिक जूस किसका सीक्रेशन करेगा? पेनक्रियास। कहां से सीक्रेट होगा? पेनक्रियास से सीक्रेट होगा। किसका सीक्रेशन करेगा? ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। अब हम बात कर रहे हैं, यहां से चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें एमाइलेज पता है क्या काम करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो माउथ वाला था उसको तो हम कहेंगे सैलिवरी एमाइलेज, और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम कहेंगे पेनक्रियाटिक एमाइलेज। उसके बाद में लाइपेज, एल से लाइपेज, एल से लिपिड। आप याद रखो, लिपिड यानी कि फैट। ये क्या करेगा? ये लाइपेज जो होगा, इस लिपिड यानी कि फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट वन इसके अंदर आता है आपके पास में ट्रिप्सिन, जो क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी भी हमारे ये जो तीनों हैं, यानी कि हमने बात की माल्टोज की, हमने बात की फैटी एसिड्स की, ग्लिसरॉल्स की, और एक हमने बात की पेप्टोन्स की, ये सब अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। अब इनको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए तीसरा जूस आता है, जिसे आप बोलते हो इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कहां से सीक्रेट होगा? खुद स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होगा। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो तीन तरह के जूस थे, बाइल जूस थे, दूसरा हमने पेनक्रियाटिक जूस पढ़ा, तीसरा हम इंटेस्टाइनल। नाम से पता चल रहा है कि कहां से सीक्रेशन होगा? इसका इंटेस्टाइन से सीक्रेशन होगा। अब हमारे पास जो बचे हुए थे, कौन कौन बचा था? हमारे पास बचा था माल्टोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अब तक किसमें कन्वर्ट हो चुका था? वो कन्वर्ट हो चुका था हमारे पास माल्टोज में। तो अब हम माल्टोज को ब्रेक करने के लिए क्या लेकर के आएंगे? यहाँ पर माल्टेज। क्या क्या लाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर एक तो हम लेंगे माल्टेज 1, 2 और 3, माल्टेज, पेप्टाइडेज और लाइपेज। माल्टेज, पेप्टाइडेज और थर्ड वन इज द लाइपेज। अब ये देखो एज का, यहां से अगर आप देखो एमाइलेज, माल्टेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, यानी कि जिसके पीछे भी एज लगा हुआ है, इसका मतलब वो सब क्या है? एंजाइम है। अब इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि माल्टेज किस पे एक्शन करेगा? माल्टोज पे करेगा। माल्टोज से क्या किस में बदल देगा? ये सिंपल शुगर के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल शुगर जिसे आप क्या कहोगे? ग्लूकोज कहोगे, उसमें चेंज हो जाएगा। अब पेप्टाइडेज किसको करेगा? जो हमने अब तक पेप्टोन्स बने थे, उन पेप्टोन्स को ये अमाइनो एसिड के अंदर चेंज कर देगा। और ये जो लाइपेज बचा था, ये क्या करेगा? लिपिड्स को फाइनली, यानी कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स आए थे, उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि फैटी एसिड्स जो थे उनको ये बदल देगा। सेम वही इमल्सिफाइड फैट को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर ये चेंज कर देगा। इस तरीके से ये इंटेस्टाइनल जूस जो होंगे वो हमारे फंक्शन करेंगे। तो अब हमने इसको एक बार वापस मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि सबसे पहले लास्ट में हमने किसकी बात की? स्मॉल इंटेस्टाइन की।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ये कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, सबसे पहले हम कहेंगे कि सबसे लंबा पार्ट जो होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर 3 तरह के जूस सीक्रेट होंगे। फर्स्ट वन इज द बाइल जूस, सेकंड हम बात करेंगे पेनक्रिएटिक जूस, और थर्ड हम किसकी बात करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस कहां से सीक्रेट होगा, लीवर से सीक्रेट होगा। कहां स्टोर होगा, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। उसके बाद में पेनक्रिएटिक जूस कौन रिलीज करेगा, पेनक्रियाज रिलीज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटेस्टाइनल जूस जो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन रिलीज करेगा और कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब जब फूड क्या हो गया, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेशन के बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो अभी तक हम इंजेशन पढ़ चुके हैं, इंजेशन किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा डाइजेशन, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वन, जो कहां से शुरू होता है, माउथ से लेकर के कहां जाकर के खत्म हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गया। अब थर्ड नंबर का जो हमारा थर्ड पॉइंट है होलोजिक न्यूट्रिशन का, जिसको आप कहते हो एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उनके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसके एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देगा। फूड को एब्जॉर्ब करके ये किसके पास भेज देगा, ये भेज देगा हमारे ब्लड के पास। तो विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दे आर नोन एज द विलाई। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें वर्ड क्या लिखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और क्या करेगा, इट थ्रो डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, और ये ब्लड क्या करेगा, इसे लेकर के जाएगा हमारे सेल्स के पास, और वो जो सेल्स होगी, जो ऑक्सीजन आएगी हमारे अगले टॉपिक के अंदर रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में, उसमें क्या होगा कि सेल्स के पास में पहुंच जाएगी ऑक्सीजन, और यहां पर क्या होगा, इनका सेल्स के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन। कौन सा फूड, ये फूड जो हमारा यहां से आया, ऑक्सीजन जो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, उसका ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होगा और एनर्जी रिलीज होगी। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है एसिमिलेशन, यानी कि हमने का एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब किसने किया, विलाई ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसे कहां पहुंचा दिया, ब्लड में डाल दिया, ब्लड उसे कहां ले गया, सेल के पास ले गया। सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं, यानी कि उसका यूटिलाइजेशन हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये सारा काम तो हो गया हमारे इसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। लेकिन अभी जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द विलाई, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड था आखिर वो कहां गया, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारा चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, फूड में से जो वाटर होता है उस वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो हमारे पास फूड बचेगा वो होगा सेमी सॉलिड वेस्ट, सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे हम बोलते हैं फेसेस। वो आकर के रेक्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। और एनएस के थ्रू ये हमारी बॉडी से थ्रो कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने इसको एलिमेंट्री कैनाल को पूरा किया। अब मैं इसको वापस एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा देती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल ये हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव पार्ट होता है, जो कहां से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, कहां जाकर के खत्म होता है, एनएस में खत्म होता है। सबसे पहले हमने बात करी माउथ की। ये हमारा पोर्शन सबको पता है क्या काम आता है, फूड को इंटेक करने के काम आता है, यानी कि इंजेक्शन ऑफ द फूड। जब फूड अंदर ले लिया जाता है, किसके पास जाता है, बकल कैविटी के पास जाता है। बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होते हैं, बकल कैविटी के अंदर टीथ होंगे, टंग होंगे, सैलिवरी ग्लैंड होगी। टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स क्या करेंगे, बाइटिंग का काम करेंगे, कैनाइन्स क्या करेंगे, टीयरिंग का काम करेंगे, प्रीमोलर और मोलर चर्निंग और ग्राइंडिंग का काम करेंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं
सेलिवरी ग्लैंड क्या करेगी, सलाइवा का रिलीज करेगी। सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, सेलिवरी एमाइलेज होता है। ये सेलिवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और उसे माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर टंग का काम क्या होता है, जो भी फूड हमारे अंदर गया उस फूड को किसके साथ मिक्स करता है, सलाइवा के साथ मिक्स करता है, जिससे फूड कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वॉल्विंग ऑफ द फूड। और ये फूड जो अंदर जाता है, जिस फॉर्म में जाता है, उसको हम बोलते हैं बोलस। फिर फूड कहां जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस के अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड। फिर इसोफेगस क्या करेगा, उस फूड को कहां पहुंचा देगा, स्टोमक में पहुंचा देगा। स्टोमक कैसा होता है, जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। वहां पर क्या होगा, तीन चीजें पढ़नी हमको, एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिनोजन। ठीक है, एचसीएल क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, मेक्स द मीडियम एसिडिक, और पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जो पेप्सिन कन्वर्ट हुआ, यानी कि पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। उसके बाद जो म्यूकस होगा वो क्या करेगा, हमारे एचसीएल से किसको बचाएगा, स्टोमक को बचाएगा। अब जो फूड था कैसा था, एसिडिक नेचर का था, वो कहां पहुंच गया, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। बाइल जूस, जो कि बाइल जूस के अंदर जो बाइल होता है वो क्या करता है, वो जो एसिडिक नेचर का फूड आया था उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। उसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस अपना काम करते हैं, फूड कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड को विलाई एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देती है, ब्लड उसे सेल्स के अंदर ले जाता है और वहां पर उसका यूटिलाइजेशन होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से फूड भेज दिया जाता है रेक्टम में, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है और एनएस के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। इस तरीके से हमने न्यूट्रिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये सारे नोट्स जो जिस फॉर्म के अंदर मैंने आपको समझाया, उसी फॉर्म के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय KJM के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको थोड़े ही समय बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन पढ़ा दिया जाएगा। आपको कंप्लीट 10 से 12 वीडियो के अंदर पूरी बायोलॉजी 10th की कंप्लीट करा दी जाएगी और आप यकीन मानिए उसके बाद में आपको जितने भी डाउट्स होंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप पेपर को अच्छे से दे पाएंगे। थैंक यू।